call is now being recorded. Okay, good morning to all you students. Today we are going to start the first aid treatment for the next emergency situation that we call a burns. इसके पहले जो हमने देखा है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर choking and snake bite. Am I audible and my screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, thank sir. you. Thank you for your concern. Okay, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं. अभी बर्न का हम लोग फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देखेंगे. सो विल सी फर्स्ट व्हाट इज बर्न. बर्न क्या होता है आपने सुना होगा. बर्न इज इंजुरी कॉज बाय ड्राई हीट. ड्राई हीट मतलब कि फायर की वजह से होगा, फ्लेम की वजह से होगा, या हॉट मेटल. अगर सपोज किसी ने हॉट गर्म वाला कोई मेटल, बहुत हीटेड वाला मेटल अगर किसी ने होल्ड कर लिया तो वहां पे भी उसको बर्न हो जाएगा. या बर्न में बी ड्यू टू केमिकल की वजह से भी बर्न होता है. जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स अगर स्किन के ऊपर गिर गया तो एसिड बर्न हो जाता है. स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक KOH, NaOH स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ये भी स्किन बर्न करते हैं. एक्चुअली एसिड बर्न या अल्कली बर्न वी आर कॉलिंग, तो वो भी एक बर्न होता है, दैट वी कॉल अ केमिकल बर्न. और बर्न ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी का जो शॉक होता है उससे भी एक्चुअली बर्न हो जाता है. दैट इज अगेन वी आर कंसीडरिंग इन अ बर्न. रेडिएशंस मतलब सन बर्न हम लोग जिसको बोलते हैं रेडिएशन, वो भी होता है, दैट इज दी सन बर्न. वो भी बर्न का ही टाइप है जिसके रेडिएशन के, सन रेज की वजह से, सन रेडिएशन की वजह से बर्न होता है. टिश्यूज या सेल्स या स्किन इज बीइंग बर्न, वी कॉल अ स्किन बर्न. तो दैट इज अगेन अ बर्न. वो भी उसको भी हम लोग बर्न ही लेंगे. और बर्न कॉज बाय ड्यू द हॉट लिक्विड और स्टीम which we call a scald. मतलब जो जैसे कोई कभी कभी गर्म पानी जो है वो स्किन के ऊपर गिर जाता है, या स्टीम के कांटेक्ट में या स्टीम एक्सपोज हो गई तब भी जाकर के वहां पे बर्न होता है. समझ में आ रहा है? सो ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ बर्न्स. वी कॉल अ डेफिनेशन ऑफ द बर्न्स. इंजुरीज कॉज्ड बाय ड्राई हीट, फ्लेम्स, दैट डिपेंड्स. ड्राई हीट की वजह से बर्न, केमिकल की वजह से बर्न, या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बर्न. सो दैट वी कॉल अ बर्न. या बर्न ड्यू टू द हॉट लिक्विड, जैसे कि हॉट वाटर है, या मे बी स्टीम्स तो ज्यादा बर्न कॉज करते हैं एज कंपेयर टू द हॉट वाटर, क्योंकि स्टीम का जो पेनिट्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है. समझ आए? स्टीम का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द हॉट लिक्विड. दैट अगेन कॉजेस द डीप बर्न्स. ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन ऑफ द बर्न्स. नहीं, अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑफ द बर्न दे आर क्लासिफाइड एज फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न. ठीक है, फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न एंड अ थर्ड डिग्री बर्न. तो फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है? सिंपल, देयर इज से एरिथेमा, स्वेलिंग. एरिथेमा मतलब स्वेलिंग या रेडनेस, एंड टेंडरनेस. टेंडरनेस मतलब जहां पे बर्न हो गया, जैसे आप देख सकते हो इमेज में. कौन है? प्लीज म्यूट. ओमकार. अब इसके बाद डिस्टर्ब किया ना, सीधे मीटिंग से बाहर कर दूंगा, लेक्चर से बाहर. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट डिग्री बर्न. फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होता है? नॉर्मली रेडनेस होता है, टेंडरनेस होता है, स्वेलिंग होती है. टेंडरनेस मतलब क्या? लाइक वन कैन नॉट टच दैट पर्टिकुलर टिश्यू. आप देख सकते हो इमेज के अंदर जहां पे रेडनेस हो गया मतलब वो पार्ट बर्न हो गया है, एंड दैट इज द फर्स्ट डिग्री बर्न. जहां पे जो है वो इरिथेमा होता है, स्वेलिंग होता है, रेडनेस विल बी देयर, एंड टेंडरनेस मतलब आप उसको मूव भी नहीं कर सकते या उसको टच भी नहीं कर सकते. दैट मे बी मच पेनफुल, दैट वी कॉल अ टेंडरनेस. ठीक है, तो ये रहेगा फर्स्ट डिग्री बर्न. सेकंड डिग्री बर्न दैट वी कॉल अ ब्लिस्टर्स आर बीइंग अपीयर ऑन द स्क्रीन. जब यहाँ पे फर्स्ट डिग्री में आप देख सकते हो ब्लिस्टर नहीं आए, सेकंड डिग्री में आप इमेज में देख सकते हो देयर इज अ ब्लिस्टर्स, और ब्लिस्टर आ गए मतलब दैट इज अ सेकंड डिग्री बर्न. बर्न की वजह से ब्लिस्टर्स आएंगे, एंड दैट इज देयर इज अ एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द ब्लिस्टर. ब्लिस्टर समझते हैं ना, ये छाले जैसा होता है. और ये क्यों आ रहा है? ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ द फ्लूइड. जो बॉडी फ्लूइड है, मे बी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड will come oozing out and will be accumulated in the form of blister. ये बर्न की वजह से होता है, मतलब there is a fluid loss. समझ में आ रहा है क्या? ये ब्लिस्टर्स के अंदर जो है वो फ्लूइड जाके accumulate हो जाता है, और ये फ्लूइड कहां से आ रहा है? बॉडी के पार्ट से आ रहा है. वी आर कॉलिंग एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इज कमिंग आउट.
या oozing out, and come in, it will get accumulated in the form of blisters. तो मुझे ये बोलना है कि देयर इज से लॉस ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड लॉस हो जाता है इन केस ऑफ बर्न. कैसे लॉस होता है? इस तरह से फ्लूइड निकल जाएगा बाहर, ब्लिस्टर्स के फॉर्म में एक्यूमुलेट हो जाएगा. तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो भी है वो कम हो जाएगा. दैट आई मीन टू से दैट वी कॉल अ फ्लूइड लॉस. फ्लूइड लॉस इन केस ऑफ बर्न्स. तो ब्लिस्टर्स अपीयर होते हैं, एरिथेमा, स्वेलिंग भी होगा डेफिनेटली. थर्ड डिग्री बर्न्स की अगर हम लोग बात करते हैं, थर्ड डिग्री बर्न, सो थर्ड डिग्री बर्न, एक्सक्यूज मी, हाँ, थर्ड डिग्री बर्न में क्या होता है? स्किन बिकम ड्राई, लेदरी एंड डेड. मतलब ये बहुत ज्यादा हो गया है जहां पे स्किन जो है कंप्लीटली ड्राई और डेड दिखेगी. एंड दीज बर्न्स आर मोस्ट पेनफुल. जैसे आप देख सकते हो कि जहां पे फॉर एग्जांपल ब्लैकिंग ऑफ द स्किन या स्केल्ड फॉर्म हो जाते हैं स्किन के, स्किन बिकम टू मच ड्राई, ब्लैकी या लेदरी जिसको बोला जाएगा, एंड लुक लाइक अ डेड. तो इसको बोला जाता है थर्ड डिग्री बर्न. डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द बर्न्स, इसमें से अगर हम लोग देखें तो थर्ड डिग्री बर्न ज्यादा पेनफुल है, ज्यादा डेंजरस है. ठीक है? या इट विल टेक मोर टाइम टू गेट हील, और इट मे कॉज द परमानेंट डैमेज टू द स्किन और द बर्न एरिया. So that all about the burns, definition of the burns, and the degree of burn that we had calculated in terms of first degree burn, second degree burn and third degree burn. अभी जो है हम लोग देखने जा रहे हैं परसेंटेज ऑफ बर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं. आपने सुना होगा कुछ केसेस में जैसे कोई 80% बर्न हो गया, 70% बर्न हो गया, 60% बर्न हो गया. ये कौन से बेसिस पे डिसाइड किया जाता है पता है आपको? सो we are going to learn the same thing, परसेंटेज ऑफ बर्न. तो ये जो परसेंटेज ऑफ बर्न कैलकुलेट किया जाता है दैट इन टर्म्स ऑफ रूल ऑफ 9, दैट वी कॉल रूल ऑफ 9. रूल ऑफ 9 उसको बोला जाता है. रूल ऑफ 9 क्यों बोला जाएगा? क्योंकि एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ 9%. समझ में आ रहा है? रूल ऑफ 9 क्यों बोला जाएगा? बिकॉज द एवरी लाइक बॉडी पार्ट, बॉडी सरफेस इज डिवाइडेड इन टर्म्स ऑफ 9% के फॉर्म में डिवाइड किया जाता है. दैट्स व्हाई वी कॉल रूल ऑफ 9. जैसे कि हेड है, इन केस ऑफ एडल्ट बॉडी वी आर टॉकिंग अबाउट, एडल्ट्स के बॉडी में बात कर रहे हैं, तो ये रहेगा 9% हेड. उसके बाद में अपर एक्सट्रीमिटीज अगर हम लोग लेंगे तो फर्स्ट लिम्ब वी कॉल अ 9%. देन लोअर एक्सट्रीमिटीज, एक जो लेग है वी आर कॉलिंग अ 18%. देन लाइक 18% एंड टॉर्सो फ्रंट, मतलब ये जो फ्रंट है और ये जो बैक है, डॉर्सो फ्रंट या टॉर्सो फ्रंट वी आर कॉलिंग. सो इट विल बी 18%. 18% भी ये तो इन टर्म्स ऑफ 9 ही है ना. अगर 9% है इन टर्म्स ऑफ 9 नो प्रॉब्लम, 18% है इन टर्म्स ऑफ 9 है. एंड जेनेटिकली इट विल बी 1%. तो ये हो गया एडल्ट बॉडी के अंदर ये सारा डिवाइडेशन बॉडी सरफेस एरिया का. या वी आर कॉलिंग द नेक, हेड नेक रीजन या नेक रीजन इज टेकन एज अ 1%. समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जो है ओवरऑल बॉडी पार्ट को इन टर्म्स ऑफ 9 डिवाइड किया जाएगा, एंड दैट वी कॉल अ रूल ऑफ 9. उसको क्या बोलते हैं? रूल ऑफ 9. एंड यही अगर सपोज चिल्ड्रन के बारे में अगर देखा है तो रूल ऑफ, इन टर्म्स ऑफ रूल ऑफ 9 ही रहेगा, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस ये है कि एडल्ट के केस में हेड जो रहेगा 9% रहेगा, बट इन केस ऑफ चिल्ड्रन इट विल बी 18%. और अगर हम लोग अपर एक्सट्रीमिटीज को कंपेयर करें तो सेम है 99%, लेकिन लोअर एक्सट्रीमिटीज विल बी 18 के बजाय एडल्ट में 18 रहेगा, तो चिल्ड्रंस में वो इट विल बी 14%. डेफिनेटली बॉडी सरफेस एरिया वैरी होता है एडल्ट का और चिल्ड्रन का, तो इसके हिसाब से ये वैरी रहेगा. बट ओवरऑल वी आर कॉलिंग दिस इज द रूल ऑफ 9. और अगर आप टोटल इसको कैलकुलेट करो, टोटल एरिया ऑफ द बॉडी दैट विल बी अप्रोक्सीमेट और इक्वल्स टू 100%. कितना रहेगा? 100%. So that I mean to say that it will be term in terms of 9, we call a rule of 9. और जितना फिर बर्न एरिया है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है कि फिर कितना डिग्री बर्न हो गया है, लाइक हाउ मच परसेंट, डिग्री नहीं, कितना परसेंट बर्न हुआ है. अभी ये परसेंटेज ऑफ बर्न हम लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं? Why we are going to calculate the percentage of burn? क्योंकि that depends कि say for example 80% से ज्यादा अगर बर्न है, 80% से ज्यादा बर्न है तो 100% चांसेस है डेथ के. If it is the burn between 50 to 60%, तो 50 to 60% chances है, like we are calling 60% chances है that is of the death. या फिर अगर सपोज लेस देन 30 है, इट विल बी लेस देन 30%, तो वो भी इंडिकेट करता है कि देयर इज अ मोर चांसेस ऑफ अलाइविंग. डेथ के चांसेस बहुत कम हो जाएगी. समझ में आ रहा है?
तो दैट डिपेंड्स, उसके हिसाब से पेशेंट का क्रिटिकल केयर लिया जा सकता है. इफ द पर्सन इज हैविंग अ बर्न मोर देन 80%, मोर देन 70%, तो उसके जो है बहुत मतलब बहुत क्रिटिकल केयर लेने की जरूरत होती है. दैट्स व्हाई वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ बर्न, एंड ऑन दैट बेसिस द प्रिकॉशंस हैज टू बी टेकन, प्रिकॉशंस हैज टू बी टेकन अकॉर्डिंगली. समझ में आया? सो ऑन दैट बेसिस वी हैव टू कैलकुलेट द बर्न. एंड व्हाट इज द एम, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर द बर्न. हमारा प्राइमरी एम क्या रहेगा? टू से टू गिव द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन केस ऑफ बर्न. इन केस ऑफ बर्न फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसका एम क्या है? फर्स्ट एम रहेगा दैट इज टू प्रिवेंट द लाइफ ऑफ द पेशेंट, या सॉरी फॉर द डैमेज ऑफ द पेशेंट. क्योंकि बर्न केस में बहुत ज्यादा पेनफुल चीजें होती है. ब्लिस्टर हो, इट में भी फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री बर्न जो भी है, इट इज मच पेनफुल. और उसको उसको अगर टच किया, उसको अगर हमने डिस्टर्ब किया, तो देयर मे बी चांसेस ऑफ फर्दर डैमेज और इन्फेक्शन जो होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. दैट्स व्हाई we have to prevent the further damage by taking or by providing the first aid treatment. Next, prevent the infection. क्योंकि जो burn tissues होते हैं वहां पे infection के chances ज्यादा होते हैं, so it should not come in contact with the water or any of a liquid directly apart from the antiseptic. एंटीसेप्टिक है तो नो प्रॉब्लम, वो सेप्सिस फॉर्म या इन्फेक्शन प्रिवेंट करेगा. लेकिन दूसरा लिक्विड अगर वाटर या वाटरी या एक्विस लिक्विड अगर हम लोग उसमें वहां पे अप्लाई करते हैं तो देयर में भी चांसेस ऑफ इन्फेक्शन. और अगर बर्न टिश्यू है उसमें इन्फेक्शन हो गया तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं. समझ आ रहा है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं. दैट इज व्हाई वी हैव टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन आल्सो. तो ये भी एक एम रहेगा, दैट इज फॉर द प्रोवाइडिंग अ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट. मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द फ्लूइड लॉस. एज आई टोल्ड कि बर्न केस में क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है, और फ्लूइड लॉस होने की वजह से पेशेंट को हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है. ठीक है, स्ट्रोक हो सकता है, उसको स्ट्रोक हो, जैसे सन बर्न की वजह से स्ट्रोक होता है, आप देखते हो समर सीजन में. ठीक है, सन बर्न की वजह से स्ट्रोक होता है. लाइक सेम, बिकॉज दैट लीड्स टू ओवर ऑफ स्वेटिंग और फ्लूइड लॉस की वजह से होता है, एक्सेसिव डिहाइड्रेशन की वजह से होता है. तो लाइक सेम यहां पर भी फ्लूइड लॉस होता है. जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लिस्टर के फॉर्म में फ्लूइड लॉस होता है. सो दैट कैन बी प्रिवेंट, दैट कैन बी मिनिमाइज या मेंटेन. तो उसको क्या दिया जाएगा? वाटर या फ्लूइड उसको कंज्यूम करने के लिए दिया जाएगा. फॉर ड्रिंकिंग इट इज टू बी प्रोवाइडेड एज अ वाटर, मिल्क, व्हाटएवर द फ्लूइड, और रिहाइड्रेशन थेरेपी और ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ओआरएस, सलाइन सॉल्यूशन, ये सारी चीजें उसको दी जाएगी. दैट इज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ फ्लूइड लॉस बाय द बर्न टिश्यूज. नेक्स्ट जो है रीअश्योर द पेशेंट, रीअश्योर द बर्न पर्सन. डेफिनेटली उसको तो रीअश्योर करना ही है, तो फर्स्ट ही पॉइंट रहेगा डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट द पेशेंट टू द कॉजिलिटी और ट्रांसपोर्ट द कॉजिलिटी टू द हॉस्पिटल. ये भी उसका एम रहेगा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का. नाउ हाउ द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट टू बी प्रोवाइडेड. फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड किया जाता है? उसमें फर्स्ट क्या करना है? कूल द एरिया विच हैज बीन बर्न और स्केल्ड बाय पुटिंग अ प्लेंटी ऑफ कोल्ड वाटर. कोल्ड वाटर हम लोग ऐड कर सकते हैं जहां पे बर्न, या पर्टिकुलरली केमिकल बर्न जहां पे हुआ है, या इट मे बी द बर्न ड्यू टू द हीट और इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं, बट केमिकल और हीट की वजह से जो बर्न होता है, ड्राई हीट की वजह से, उसमें हम लोग प्लेंटी ऑफ वाटर जो है फ्लो कर सकते हैं. ठीक है, प्लेंटी ऑफ वाटर वी कैन फ्लो so that the area become cool. The area become cool and prevent the further damage. Next, remove the clothing of a patient by cutting around it. ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो क्लॉथ, जैसे अगर सपोज कॉटन वाले क्लॉथ हैं तो बर्न की वजह से वो बर्न हो जाएंगे, विल नॉट रिमेन ओवर देयर. लेकिन लाइक सेमी सिंथेटिक है या मिक्स है या टेरिकॉट वी कॉल, या पॉलीस्टर्स प्लस कॉटन वाले मिक्स वाले जो क्लॉथिंग्स होते हैं, बर्न की वजह से वो जाके स्टिक्स हो सकते हैं, या वो जाके स्टिक हो सकते हैं टू द स्किन. और स्किन को जाके स्टिक अगर हो जाएंगे तो इन दैट केस इट मे कॉज द फर्दर डैमेज. तो इसके लिए जो पोर्शन में बर्न हुआ है वहां का क्लॉथिंग जो भी है कट करके अराउंड हमको रिमूव करना है. कीप द पेशेंट इन ले डाउन पोजिशन. अभी ऐसे क्यों? क्योंकि जो वेनस रिटर्न होता है, फ्लूइड लॉस तो हो गया है, तो बॉडी में ओवरऑल फ्लूइड कम हो गया है. तो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कीप द पेशेंट इन ले डाउन पोजीशन. ले डाउन पोजीशन में इसलिए रखना है क्योंकि इसमें जो फ्लूइड लॉस हुआ है वो रिकवर हो सकता है, या हार्ट के ऊपर प्रेशर कम आएगा. हार्ट के ऊपर प्रेशर कम आएगा, तो जिसकी वजह से सारी चीजें मेंटेन हो सकती है. या अगर सपोज फ्लूइड लॉस है तो हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा टू फॉर द वेनस रिटर्न एंड ऑल, तो हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं by lay down the patient.
Next, reassure the patient and do not disturb the blisters. Next, cover the burn area by large dressings. ठीक है, जो एरिया है बर्न एरिया उसको कवर कर दिया जाएगा बाय क्लॉथिंग और बाय लार्ज ड्रेसिंग. दैट शुड बी स्टेराइल. जिससे भी कवर कर रहे हैं वो स्टेराइल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होना चाहिए ताकि इन्फेक्शन ना हो. समझ आ रहा है? सो दैट इज अगेन द एम. और ये चीज की वजह से क्या होगा, डिस्टर्ब भी नहीं होगा. जो बर्न एरिया है, बर्न टिश्यूज है, बर्न सेल्स है, तो वो क्या हो गए, उसको टच डायरेक्टली टच नहीं होगा और वो क्या होगा, सेफ हो जाएगा या प्रोटेक्टेड हो जाएगा. सो फॉर दैट वी हैव टू कवर द बर्न एरिया बाय large dressing. Next, no antiseptic, flour, butter, baking soda, ink should be applied on the burn or burn area should not be touched unless and until it is necessary. मतलब अभी सुपरस्टिशन कुछ होता है कि अरे बर्न हुआ है उसके ऊपर बटर लगाओ, उसके ऊपर पेस्ट लगाओ, उसके ऊपर लोशन लगाओ, ऐसे एक सुपरस्टिशन है, ऐसा मुझे बोलना है. ये सारी चीजें अप्लाई नहीं करना है, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकते हैं. हाँ, आप वॉश कर सकते हो विद द वाटर कूल कर सकते हो एरिया, बर्न एरिया बाय वॉशिंग विद प्लेंटी ऑफ वाटर. जैसे कि मैंने फर्स्ट टेक्निक जो आपको बताई है, दिस वी कैन यूज. लेकिन वी कैन नॉट अप्लाई ऑल दिस लाइक बटर, फ्लोर, लोशन, बेकिंग सोडा, ये सारी चीजें अप्लाई नहीं करना है. नेक्स्ट, थिंग्स लाइक रिंग्स है, बैंगल्स है, बूट्स है, शूज है, या मे बी ऑल दिस थिंग्स ऑर्नामेंटल्स, या लाइक वी कॉल ज्वेलरीज एंड ऑल. ठीक है, तो ये रिमूव कर लेना चाहिए. क्यों रिमूव करना है? बिकॉज वो एरिया जो है स्वेलिंग हो सकता है वो एरिया का, और वो एरिया स्वेलिंग हो गया. जैसे कि फर्स्ट इमेज में आप देख सकते हो रिंग है, ठीक है. सो दैट टू बी रिमूव, क्योंकि अगर सपोज इन्फ्लामेशन हो गया, स्वेलिंग हो गया, तो वहां से फिर वो चीज को रिमूव करना पॉसिबल नहीं है. एज वेल एज दैट में लीड्स टू अ इन्फेक्शन या गैंग्रीन वहां पे कॉज कर सकता है. सेकेंड इमेज में आप देख सकते हो कि फूड एरिया में बर्न हो गया है और जहां पे शूज ऑलरेडी था तो उसको रिमूव कर लेना चाहिए एज अर्ली एज, क्योंकि एक बार स्वेलिंग हो गया तो फिर वो चीजें रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता है. और वो चीजें वहीं पर अगर रह गई तो दैट में कॉम्प्लिकेशन, मतलब वहां पे इन्फेक्शन या गैंग्रीन कॉज कर सकते हैं. मे बी बैंगल्स हो, मे बी रिंग हो, ज्वेलरीज हो, जो भी है उसको इमीडिएटली, या मे बी शूज, लाइक ऑल दिस थिंग्स, शूज, बूट्स एंड ऑल, टू बी रिमूव इमीडिएटली. नेक्स्ट, पेशेंट इज कॉन्शियस. अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसको वाटर दिया जाएगा. पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, बेहोश हो गया, तो जबरदस्ती उसको पानी पिलाने की जरूरत नहीं है. अगर ऐसा किया, पेशेंट अगर अनकॉन्शियस हो गया है तो इज अनेबल टू सॉलो नहीं कर पाएगा. अगर वो अनकॉन्शियस हो गया है, बेहोश अगर हो गया है, तो सॉलो नहीं कर पाएगा. उसमें अगर जबरदस्ती पानी पिलाया तो क्या होगा, वो जो वाटर है इट विल एंटर इनटू द लंग्स, और लंग्स में जाके चोकिंग कर देगा. जो भी रेस्पिरेशन वगैरह है वो सारी चीजें नहीं हो पाएगी. इट में लीड्स टू अ फर्दर कॉम्प्लिकेशन. दैट्स व्हाई इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस, वो बेहोश नहीं हुआ है, इन दैट केस वी कैन गिव द वाटर. ये वाटर क्यों देना है? टू कवर द फ्लूइड लॉस. सिंपल मेथड टू गिव द सीप ऑफ वाटर टू द पेशेंट इफ इट इज कॉन्शियस. अगर अनकॉन्शियस है तो गलती से भी उसको पानी या कोई लिक्विड नहीं पिलाना है. नेक्स्ट, टेक अ मदर्स असिस्टेंस इन केस ऑफ चिल्ड्रंस. अगर सपोज छोटे बच्चे हैं तो इन केस उनके मदर का हम लोग असिस्टेंट ले सकते हैं टू मैनेज देम, टू हैंडल देम इफ द बर्न इज ऑकरिंग ड्यू टू द चिल्ड्रंस और टू द चिल्ड्रंस. नेक्स्ट, इन केस ऑफ केमिकल बर्न, वॉश द एरिया विद plenty of water. Wash the affected area with a plenty of water until and unless that chemical has been washed away. ये नॉर्मली लेबोरेटरीज में होता है. जब हम लोग केमिकल्स हैंडल करते हैं तो इन दैट केस ऑल द केमिकल्स, या कभी कभी एसिड या अल्कली की वजह से बर्न हो सकता है, will indirectly or unintentionally will accidentally will come in contact with the skin and that leads to a burning. तो इन दैट केस क्या करना है, बेसिन में उसको, वॉश बेसिन में उसको कंटिन्यूअसली विद प्लेंटी ऑफ वाटर से वॉश करना है, सो दैट द ऑल केमिकल विल गेट वॉश्ड अवे. समझ में आया? तो ये भी एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का एक पार्ट रहेगा. नेक्स्ट, इन केस ऑफ एक्सटेंसिव बर्न, बहुत ज्यादा ओरल बॉडी बर्न हुआ है पूरा मे बी 50-60% या उससे ज्यादा, तो इन दैट केस वी हैव टू कवर और रैप द विक्टिम विद अ क्लीन क्लॉथ, बेडशीट, ब्लैंकेट, ये सारी चीजें, और वो स्टेराइल होनी चाहिए या नीट एंड क्लीन वॉश तो रहनी चाहिए. ठीक है, अगर हम लोग कवर कर रहे हैं कोई चीज से, मे बी ब्लैंकेट, घर में भी जो चीज अवेलेबल है, व्हाटएवर द थिंग्स विल बी अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर इमरजेंसी सिचुएशन, तो इन दैट केस जो भी बेडशीट्स है, ब्लैंकेट है या क्लॉथिंग से जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, वो नीट एंड क्लीन वॉश होने चाहिए, सो दैट विल नॉट एबल टू कॉज एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन ऑन अ बर्न टिश्यूज. ठीक है, एंड ट्रांसफर द पेशेंट इमीडिएटली टू द हॉस्पिटल. तो हॉस्पिटल में क्या किया जाएगा, उसको जो भी है सलाइन सोल्यूशन वगैरह दिया जाएगा. इन केस ऑफ
डिले इन शिफ्टिंग ऑफ द हॉस्पिटल, पेशेंट टू बी गिवन आईवी ट्रीटमेंट, उसको सलाइन लगाया जा सकता है, दिस आईवी ट्रीटमेंट, आईवी ड्रिप वी कॉल, प्रिफरेबली रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन मतलब जो सलाइन सॉल्यूशंस होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, आप इमेज में देख सकते हो, आपको जो इमेज दिख रहा है सलाइन सॉल्यूशन का वो रिंगर लैक्टेट है। समटाइम इट हैज बीन रिटन RL, क्या लिखा होता है RL, रिंगर लैक्टेट। ये जो पर्टिकुलर सलाइन का टाइप है वो कवर करता है wherever there is an fluid loss in case of burn, कवर करेगा बर्न के केस में। दूसरे भी आते हैं, आपने देखा होगा DNS लिखा होता है, NS लिखा होता है, या समटाइम D5, इस तरह के होते हैं। आप अगर आपने देखा होगा तो उसमें से प्रिफरेबली इन केस ऑफ बर्न पेशेंट जो भी रहेगा या कॉजिलिटी रहेगा उसको कौन सा दिया जाएगा, दैट इज दी RL, रिंगर लैक्टेट, दैट विल कवर मोस्ट ऑफ ऑल दीज। या समटाइम एनाल्जेसिक्स भी दिया जाता है क्योंकि पेन बहुत ज्यादा होता है इसलिए। एनाल्जेसिक्स आईवी रूट से भी दिए जा सकते हैं, इंजेक्टेबल रूट से भी दिए जा सकते हैं। इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस मे बी ओरल एनाल्जेसिक्स कैन बी गिवन। ठीक है, तो ये भी एक स्टेप रहेगा इन अ से फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन केस ऑफ बर्न। तो ये हो गया, ये जो अभी हमने देखा है, ऑल दीज आर द 8 पॉइंट रिलेटेड विद द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर बर्न, पर्टिकुलरली ड्यू टू द ड्राई हीट एंड द केमिकल बर्न, ड्राई हीट एंड द केमिकल बर्न। थर्ड जो पैरामीटर है जिसकी वजह से बर्न हो सकता है, दैट वी नो द इलेक्ट्रिसिटी बर्न। ठीक है, अभी यहां पे हमने कोई इलेक्ट्रिसिटी बर्न वाला कोई पॉइंट नहीं देखा है। बर्न, क्योंकि हमने जब देखा था बर्न को जब डिफाइन किया था तो बर्न इज ड्यू टू आइदर ड्राई हीट और ड्यू टू द केमिकल और ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी जो हमने जो 8 पॉइंट देखे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के, वो सबके सब रिलेटेड थे विद द केमिकल एंड ड्राई हीट बर्न। और अभी जो हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज द बर्न ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी, बर्न ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी। अभी ये जो इलेक्ट्रिसिटी बर्न है ये कैसे होता है, क्यों होता है? सो दिस इज ऑकर्ड व्हेन अ पर्सन इज कम इन कॉन्टैक्ट विद फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स और विद नेकेड वायर, नेकेड लाइव इलेक्ट्रिक वायर और एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी दैट वी कॉल अ लाइटनिंग। ये जो बर्न है ये किसकी वजह से होता है? दीज आर द कॉजेस ऑफ द बर्न। एक तो ये रहेगा कि लाइव नेकेड वायर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, उसके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ जाए, या फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट है जैसे कोई फैन, टेबल फैन या ऐसा कुछ मशीन या कोई पंप है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है बट दैट इज अ फॉल्टी, सो उसको टच कर ले तो दैट देयर में भी चांसेस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक बर्न हो सकता है। या लाइटनिंग जो होता है नेचुरल लाइटनिंग, अगर उसके कांटेक्ट में भी आप देख सकते हो रेनी सीजन में नॉर्मली लाइटनिंग की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो उनको इलेक्ट्रिक बर्न हुआ है, सॉरी इलेक्ट्रिक बर्न या वी कॉल बर्न ड्यू टू द लाइट और बर्न ड्यू टू द लाइटनिंग, ये भी एक कॉज हो सकता है। तो ऑल दीज आर द कॉजेस ऑफ द बर्न या वी आर कॉलिंग कॉजेस ऑफ इलेक्ट्रिक बर्न या बर्न ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी चीजें आपको पता है कि कैसे होता है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ एसी करंट, अगर जो भी नेकेड वायर है ये इलेक्ट्रिसिटी बर्न हो रहा है, अगर सपोज वहां पे एसी करंट का फ्लो है, एसी करंट का फ्लो है, तो इन दैट केस विक्टिम विल बी थ्रोन अवे, विक्टिम विल बी थ्रोन अवे फ्रॉम द साइड या फ्रॉम द सोर्स, वो दूर फेंक दिया जाएगा। एंड दैट में कॉज द लेस टिश्यू डैमेज बट मोर फिजिकल इंजुरी। मतलब अगर सपोज एसी करंट वहां पे है, एसी मतलब ऑल्टरनेट करंट, ऑल्टरनेट करंट वहां पर है, तो इन दैट केस द विक्टिम विल गेट थ्रोन अवे। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट उसके बॉडी से फ्लो नहीं होगी, जितने टाइम के लिए उधर रहेगा उतना ही रहेगा, उसके बाद में उसको बाहर या दूर उसको फेंक दिया जाएगा, दैट वी कॉल अ थ्रोन अवे। सो इन दैट केस थ्रोन अवे की वजह से हो सकता है कि उसको फिजिकल डैमेज हो सकता है, फिजिकल इंजरी, फ्रैक्चर वगैरह ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डीसी करंट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डीसी करंट, तो डीसी करंट के केस में क्या होगा, जो विक्टिम रहेगा वो रिमेन स्टक टू द सोर्स, वहीं के वहीं चिपका रहेगा और कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी उसके बॉडी के अंदर से फ्लो होती रहेगी। एंड दैट लीड्स टू अ सो डैमेज टू द सो मोर या सीरियस डैमेज टू द टिश्यूज। ये पूरी जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर से जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उस तरह से इसके बॉडी को ट्रीट किया जाएगा एज अ डिवाइस, और उसके बॉडी से पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली फ्लो होगी और उसकी वजह से वो पूरा बर्न हो जाएगा या उसके जो भी टिश्यूज बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगी। सो दैट इज मोर सीरियस। तो मुझे ये बोलना है कि एसी करंट है या डीसी करंट है, उसके हिसाब से उसका जो इंजरीज है या सेल डैमेज, टिश्यू डैमेज है, वो डिसाइड किया जाएगा। तो डीसी करंट इज मोर डेंजरस।
क्योंकि पेशेंट उसमें चिपका रहता है, वहीं पे स्टक रहता है, एंड दैट लीड्स टू अ सीवियर डैमेज, दैट लीड्स टू अ सीवियर डैमेज। नाउ अभी हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर बर्न ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, बर्न ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे देखिए क्या करना है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में, डिसकंटिन्यू द सर्किट, पुटिंग इट स्विच ऑफ। जहां पे भी मेन स्विच है, जहां पे एलसीपी है, या जहां पे स्विच है, आपको पता है कि ये स्विच ऑफ करने से ये सप्लाई बंद हो जाएगा, तो वहां पर जाके पहले इमीडिएटली जाके स्विच ऑफ करना है, डिसकंटिन्यू द सर्किट और इलेक्ट्रिसिटी, so that the person can be prevented for further damage. Next, अगर सपोज ऐसा नहीं हो पा रहा है, आपको पता नहीं है कि कहां पे पर्टिकुलरली वो स्विच है, स्विच ढूंढने के चक्कर में मत जाओ। अगर पता है तो स्विच जाके फाइंड आउट करके स्विच ऑफ कर सकते हो, मेन स्विच ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर पता नहीं तो ढूंढते बैठोगे तब तक ये विक्टिम की पूरी जान चली जाएगी। ठीक है, अगर नहीं पता है तो सेपरेट द विक्टिम फ्रॉम द करंट साइट या फ्रॉम द सोर्स बाय विद द हेल्प ऑफ वुडन स्टिक, बेड शीट या रोप। ठीक है, इस तरह से जो है वो उसको अलग कर किया जा सकता है फ्रॉम द स्ट्रक साइड, या जहां पे वो चिपका हुआ है वहां से उसको अलग किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वुडन स्टिक, बेड शीट या रोप है, इससे हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। एंड द फर्स्ट एडर शुड नॉट टच टू द पेशेंट व्हाइल सेपरेटिंग आउट फ्रॉम द साइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर सपोज फर्स्ट एडर ने उसको टच किया तो फर्स्ट एडर भी जाके वहां पे उसी के साथ चिपक जाएगा, जैसे वहां पे हंगामा हो जाएगा। हंगामा आपने देखा होगा मूवी में, 1 बाय 1 आकर के जो है वो सीरीज बनती जाती है वहां पे। ठीक है, सो दिस शुड नॉट बी हैपन ओवर देयर। एक तो वुडन स्टिक जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, उससे हम लोग जो भी है, जैसे किसी का हाथ लगा हुआ है वहां पर, तो हाथ के ऊपर जो भी है वुडन स्टिक से स्टिक किया जाएगा या स्ट्रोक किया जाएगा, सो दैट स्टिक हैंड टू बी रिमूव्ड आउट। वहां से वो निकल जाएगा, उसका हाथ निकल जाएगा, जो साइड पर्टिकुलरली जो भी है उसको निकालना है। या बेडशीट या फिर रोप है, उससे जैसे स्कीपिंग रोप होता है, ठीक है, स्कीपिंग रोप पता है, स्कीपिंग रोप, तो उस तरह से जैसे स्कीपिंग रोप को हम लोग लाइक वी आर प्लेइंग विद द स्कीपिंग रोप, उसी तरह से स्कीपिंग रोप उसके ऊपर डाला जाएगा और उसको खींच लिया जाएगा, ताकि वो जो भी पेशेंट है या कॉजलिटी है वो वहां से निकल जाए, अलग हो जाए। समझ में आ रहा है? डू नॉट या नेवर टच टू दैट पर्टिकुलर कॉजलिटी और पेशेंट बाय द फर्स्ट एडर, ये ध्यान में रखना है, नहीं तो और फर्स्ट एडर और दूसरा फर्स्ट एडर ढूंढना पड़ेगा, ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाएगा। सो इट शुड नॉट बी ऑकर देयर। नेक्स्ट, इफ द पल्स आर फेल्ड देन गिव द सीपीआर, दैट वी कॉल कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन। ठीक है, ये मतलब होता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का पार्ट होता है, आर्टिफिशियल हार्ट बीट का पार्ट होता है। अगर पेशेंट बेहोश हो गया है आफ्टर दिस अटैक, आफ्टर दिस लाइक व्हाटएवर द थिंग्स, ये जो हादसा हुआ है उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से अगर वो अनकॉन्शियस हो गया है, तो उसके केस में हम लोग उसको सीपीआर दे सकते हैं। सीपीआर स्टैंड फॉर कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन, ये उसको दिया जा सकता है। नेक्स्ट, फ्लूइड कैन बी गिवन। अगर वो अनकॉन्शियस है तो फ्लूइड नहीं दिया जाएगा, कॉन्शियस है तो उसको फ्लूइड दिया जा सकता है। नेक्स्ट, if the burns are severe and then we have to transfer the patient to the hospital। ठीक है, ये भी एक चीज पैरेलली हमको ध्यान में रखना है कि we have to shift the patient to the hospital। ठीक है, ये किसका अनम्यूट हो रहा था अभी? 45, 46 Who's that? अयाज बागवान, मैं आपको यहां से रिमूव कर रहा हूं से। और फिर से आप ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे। हो गए आप तो बाहर हो गए, बाकी लोग सुन लो। एक बार हमने यहां से उसको रिमूव कर दिया तो फिर से वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा, इसलिए बी कॉशियस, डोंट डिस्टर्ब इन अ लेक्चर। ठीक है, तो ये भी जस्ट हमने देखा है, दिस वी हैड सीन द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन केस ऑफ बर्न ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट वी हैड सीन दिस वन। देन वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट इमरजेंसी सिचुएशन, दैट इज पॉइजनिंग। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बर्न की वजह से हमने जो देखा था, दैट वी हैड सीन, और बर्न वी हैड सीन 2 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट इन केस ऑफ बर्न। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट 2 तरह के हमने देखे, दैट वाज फर्स्ट
फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इन केस ऑफ बर्न ड्यू टू द केमिकल एंड ड्राई हीट, एंड नेक्स्ट जो देखा पार्ट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ बर्न ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, वो भी देखा, उसके कॉज एंड ट्रीटमेंट. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन, दैट इज द पॉइजनिंग. पॉइजनिंग क्या होता है एंड व्हाट इज द पॉइजन? The substance which causes the poisoning we call a poison, and the poison is substance which introduced into the body by come in contact or any part will produce illness or death, that we call a poison. Or any drug that can be taken in larger doses can again be acting as a poison. जो हम लोग medicines लेते हैं, medicines are called as drug, तो वो भी अगर overdose में ले लिया गया तो that may again causes the poisoning, that may cause the adverse effect. इसलिए medicines का भी डोज जो है normal होता है. being a pharmacist we should know this. तो पॉइजन ऐसे नहीं कि पॉइजनस सब्सटेंस की वजह से ही होता है, ऐसा नहीं. ओवरडोज ऑफ ड्रग भी अगेन लीड्स टू अ पॉइजनिंग. अभी हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया पॉइजन के बारे में. नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉइजनिंग. टाइप ऑफ पॉइजनिंग में फर्स्ट इज एक्सीडेंटल पॉइजनिंग. एक्सीडेंटल पॉइजनिंग मतलब एक्सीडेंटली कोई पॉइजन जो है या कोई पॉइजनस चीज इंजेस्ट कर ली जाए. इंजेस्ट मतलब बाय ओरल रूट. इंजेक्शन मतलब ईटिंग, वी कॉल इंजेक्शन. इंजेक्शन बाय ओरल रूट. तो इंजेक्शन बाय, जैसे कि केरोसिन है या ड्रग्स है बाय स्मॉल चिल्ड्रंस, या जो मेडिसिन होते हैं कभी कभी जो है बच्चे गलती से एक्सीडेंटली वो खा लेते हैं, सो दैट में बी लीड्स टू अ पॉइजनिंग. या स्नेक बाइट. स्नेक बाइट अभी हमने जो लास्ट देखा है फर्स्ट इमरजेंसी सिचुएशन स्नेक बाइट, इसकी वजह से भी पॉइजनिंग होता है ना, क्योंकि पॉइजनिंग अगर फॉर एग्जांपल स्नेक इज पॉइजनस देन इट लीड्स टू अ पॉइजनिंग, देन इट लीड्स टू अ पॉइजनिंग. तो स्नेक बाइट की वजह से भी पॉइजनिंग हो सकता है. तो ये सब चीजें हैं एक्सीडेंटल पॉइजनिंग के. समझ में आ रहा है? इंजेक्शन ऑफ केरोसिन, ये गलती से किसी ने, जैसे फॉर एग्जांपल केरोसिन भरा हुआ है कोई बॉटल में, कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में, उसको लगा कि कोल्ड ड्रिंक है, उसने पी लिया गलती से, जो भी थोड़ा बहुत पार्ट अगर चला गया है. जैसे अभी कुछ अभी तो सैनिटाइजर का बहुत ये हो रहा है, ये जो चीजें है ना एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, वो सैनिटाइजर की वजह से बहुत सारी चीजें हो रही है. किसी को लगता है कि वो पानी है और उठा के पी लिया तो वो सैनिटाइजर होता है, दैट में भी. तो वन शुड बी कॉशियस वन. समझ में आ रहा है? कोल्ड ड्रिंक समझ के सैनिटाइजर पी लिया, थोड़ा बहुत ही जो भी एक्सटेंट में जाएगा अंदर, थोड़े बहुत तो समझ में आएगा, नो प्रॉब्लम, इमीडिएटली समझ में आएगा बाय द टेस्ट एंड ऑल, लेकिन फिर भी दैट वी कॉल एक्सीडेंटल पॉइजनिंग. ठीक है. सुसाइडल पॉइजनिंग, ये सेकंड टाइप है पॉइजनिंग का. तो इसमें क्या होता है? पॉइजन इज कंज्यूम्ड बाय अ पर्सन हिमसेल्फ in order to commit the suicide, in order to commit the suicide. So that we call a suicidal poisoning. उसको क्या बोला जाता है? suicidal poisoning. तो जैसे कि कॉपर सल्फेट के वजह से होता है. बार्बिट्यूरेट जैसे कि स्लीपिंग पिल्स है, स्लीपिंग पिल्स जिन लोगों को नींद नहीं आती है दे आर टेकिंग स्लीपिंग पिल्स, लेकिन अगर वो ओवरडोज में ले लिया गया या कुछ लोग ले लेते हैं इन ऑर्डर टू कमिट द सुसाइड, दैट वी कॉल अ सुसाइडल पॉइजनिंग. तो पहला था एक्सीडेंटली, पॉइजन विल गेट एंटर इनटू द बॉडी बाय एक्सीडेंटल वे या अननोन वे. सुसाइडल मतलब इंटेंशनली लिया जाएगा बाय हिमसेल्फ, दैट इन ऑर्डर टू कमिट द सुसाइड. नेक्स्ट होमिसाइडल पॉइजनिंग, ये थर्ड टाइप है. तो थर्ड टाइप में क्या होता है? अ पॉइजन इज गिवन टू द विक्टिम बाय सम अदर पर्सन फॉर अ पर्पज ऑफ किलिंग. ये एक्चुअली द क्राइम है, ये तो क्राइम है, डेफिनेटली इट्स अ क्राइम. टू किल समवन इज अ क्राइम. और किसी को रास्ते से हटाने के लिए, किसी को किल करने के लिए पॉइजन दिया जाता है, दैट टाइप वी कॉल अ होमिसाइडल पॉइजनिंग. उसको क्या बोलते हैं? थर्ड टाइप होमिसाइडल पॉइजनिंग. अभी कोई भी एक तरह का पॉइजनिंग हो, इट मे बी एक्सीडेंटल, इट मे बी सुसाइडल, इट मे बी होमिसाइडल, वी शुड हैव टू बी गिवन एंटीडोट्स दैट विल न्यूट्रलाइज द पॉइजनिंग. या फर्स्ट एडर जो है वो पॉइजनिंग के केस में फिर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे सकता है. सो उसको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप के पॉइजनिंग है, so that it can be informed to the authority. Next, route of poisoning. कौन कौन से रूट से पॉइजनिंग होता है? ओरल रूट. ओरल रूट की वजह से पॉइजनिंग किसके कौन सी चीजों से होगा? जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ओरली कंज्यूम कर लिया गया. ड्रग्स जैसे कि मेडिसिन है, लेकिन मेडिसिन इन ओवरडोजेस, मेडिसिन इन ओवरडोजेस. डॉक्टर जो बोलता है कि 3 टाइम अ डे 4 टाइम अ डे जो भी है उसके हिसाब से उससे ज्यादा ले लेना, उससे कई ज्यादा ले लेना, दैट वी कॉल अ ओवरडोजिंग. तो उसकी वजह से भी हो सकता है. नॉर्मली अल्कलीज की वजह से, केरोसिन की वजह से, ये ओरल रूट से, मतलब आई मीन टू से दैट दीज आर द पॉइजनस सब्सटेंसेस व्हिच आर एबल टू एंटर इनटू द बॉडी बाय ओरल रूट, बाय ओरल रूट. तो दैट वी कॉल अ ओरल रूट ऑफ पॉइजनिंग. या कंटेमिनेटेड फूड हो, जो डिटोरेटेड फूड है या डिग्रेडेड फूड अगर हमने कंज्यूम कर लिया गया तो इन दैट केस अगेन लीड्स टू अ पॉइजनिंग, जो कि हम लोग ओरल रूट से लेते हैं. फूड वी आर ईटिंग बाय ओरल रूट, डेफिनेटली तो जो कंटेमिनेटेड या पॉइजनस कंटेनिंग फूड रहेगा तो उससे भी पॉइजनिंग हो जाएगा बाय ओरल रूट. नेक्स्ट, इनहेलेशनल रूट.
इनहेलेशनल रूट से जैसे कि गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो एयर पोल्यूशन वाले जितने भी लाइक पॉइजन्स होते हैं या टॉक्सिक गैसेस आर देयर, अगर वो इनहेल कर लिए गए, स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, ये नॉर्मली होता है, देखो हमारे घर में भी होता है इंसेक्टिसाइड्स वाला, या फार्मिंग में जो यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में जो इंसेक्टिसाइड वाला स्प्रेइंग यूज करते हैं, वो भी अगर इनहेल कर लिया गया बाय इनहेलेशनल रूट, दैट में अगेन लीड्स टू अ पॉइजनिंग। वो तो ओरल रूट से नहीं जाएगा, वो इनहेलेशन रूट से जाएगा। जो भी गैसेस सब्सटेंसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, पॉइजनस गैसेस है, टॉक्सिक गैसेस है, ईथर है, या इंसेक्टिसाइड वाले स्प्रे है, ये सारी चीजें बाय द रेस्पिरेशन इट विल एंटर इनटू द बॉडी बाय इनहेलेशनल रूट। नेक्स्ट, इंजेक्टेबल रूट। तो इंजेक्टेबल रूट से नॉर्मली जो पर्सन बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, दे आर बिकम एडिक्ट ऑफ टेकिंग अ टॉक्सिक ड्रग बाय इंजेक्शंस, फॉर एग्जांपल नार्कोटिक है, हिप्नोटिक्स है, ये सारी चीजें। मतलब जो अभी हर एक को मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर या हर एक डॉक्टर जो भी है वो ये प्रैक्टिस करता है, वो खुद ड्रग लेता है, वो खुद इंजेक्टेबल रूट से एडिक्ट हो जाता है, ऐसे नहीं, मुझे बोलना नहीं है, बट इट मे बी, क्योंकि ये जो है वो इंजेक्टेबल रूट से लेना मतलब ये कोई नॉर्मल पर्सन का काम नहीं है। Those who knows how to inject the drug, they can do this one, they can, they may, ऐसे नहीं बोल रहा कि कंपलसरी वो चीजें करते ही है, ठीक है, समझ के लो। तो ये समझना है कि इंजेक्टेबल रूट से मतलब जो लाइक जो लोग एडिक्ट हो गए हैं, तो दे आर टेकिंग लाइक नार्कोटिक्स है, हिप्नोटिक्स है, ये कुछ ड्रग्स है जिसका एडिक्शन हो जाता है, तो उसको लेना जरूरी होता है। इन दैट केस दैट पर्सन विल टेकिंग बाय इंजेक्टेबल रूट। तो मतलब इंजेक्टेबल रूट ये भी एक रूट है फॉर द एंटरिंग ऑफ द पॉइजन इनटू द बॉडी। नेक्स्ट, स्किन, मतलब ओरल रूट से होगा, इनहेलेशन रूट से होगा, इंजेक्टेबल रूट से होगा। नेक्स्ट इज स्किन, टॉपिकल रूट वी आर कॉलिंग, तो इससे भी होता है, जैसे कि कोई लाइक फॉर एग्जांपल स्किन के ऊपर कोई स्प्रे हमने कर दिया तो वहां से भी हो जाएगा। ये डॉग बाइट हो गया, स्नेक बाइट हो गया, नॉर्मली स्नेक बाइट कहां से होता है, स्किन के ऊपर ही होगा ना, वहां से पॉइजन एंटर होगा। डॉग बाइट होगा, रैबिट डॉग या रेबीज वाला जो डॉग है उसने अगर बाइट कर दिया, वाइल्ड एनिमल से बाइट कर दिया, तो नॉर्मली दे आर बाइटिंग ऑन द स्किन। तो स्किन इज अ मेजर, या स्किन बिकम अ मीडिया फॉर द एंटरिंग ऑफ द पॉइजनिंग। इन दिस केस वी कॉल अ टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पॉइजन। तो इसको बोला जाएगा स्किन। कोई पॉइजनस सब्सटेंस भी लग गया स्किन के ऊपर, लाइक हनी बीज वगैरह है, ये भी जब बाइट करती है तो कहां से एंटर होता है पॉइजन, हनी बीज का जो पॉइजन रहेगा वो कहां से एंटर होगा, ये सिंपल रेड एंट, रेड एंट जो होती है, फॉर्मिक अभी कॉलिंग, फॉर्मिक एसिड उसके अंदर होता है, तो रेड एंट अगर बाइट करती है तो इन दैट केस अगेन देयर मे बी अ पॉइजनिंग फ्रॉम द स्किन, तो पॉइजनिंग इज देयर। सो दैट वी कॉल ऑल दीज आर द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पॉइजन, या पॉइजनिंग के ये सारे रूट्स है, ये रूट से पॉइजन एंटर कर सकता है इनटू द बॉडी। वी शुड नो ऑल दिस थिंग्स आल्सो। नेक्स्ट, तो इसमें हमने क्या क्या चीजें देखी है पॉइजनिंग के केस में, व्हाट इज पॉइजन। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग, जिसमें हमने 3 टाइप देखे, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, सुसाइडल पॉइजनिंग, होमिसाइडल पॉइजनिंग। उसके बाद में हमने देखा ये रूट ऑफ पॉइजन टू बी एंटर इनटू द बॉडी, तो इसमें ओरल रूट, बाय इनहेलेशन रूट, इंजेक्टेबल रूट, और बाय द टॉपिकल, मतलब कि स्किन से भी पॉइजन एंटर कर सकता है इनटू द बॉडी इटसेल्फ। दिस इज वन। नेक्स्ट, हाउ टू ट्रीट द पॉइजनिंग। अभी ये हो जाएगा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट ऑफ द पॉइजनिंग। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, देयर आर सर्टेन स्टेप्स। पॉइजनिंग को ट्रीट करना है, मे बी एनी ऑफ द रूट्स, मे बी बाय द एनी ऑफ अ रूट, तो उसके लिए ये स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज रिमूवल ऑफ अनएब्सॉर्बेबल पॉइजन फ्रॉम द बॉडी, तो इसके लिए नॉर्मली वोमिटिंग इंड्यूस किया जाता है। मतलब अगर सपोज ओरल रूट से पॉइजन किसी ने गलती से खा लिया, जो भी है एक्सीडेंटल होमिसाइडल जो भी है, तो उसको पहला क्या किया जाता है, पहला काम ये होता है, पहला स्टेप ये होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस पॉइजनिंग, दैट टू रिमूव द अनएब्सॉर्ब पॉइजन फ्रॉम द बॉडी। जो पॉइजन अनएब्सॉर्ब है, जो एब्सॉर्ब नहीं हुआ है बॉडी में अंदर, तो उसको कैसे कैसे उसको वॉश आउट कर दिया जाए। जैसे हमने देखा था स्नेक बाइट, स्नेक बाइट के केस में हम लोग क्रॉस इंसिजन अप्लाई करते हैं जहां पे स्नेक बाइट हुआ है, एट द साइड ऑफ स्नेक बाइट। क्रॉस इंसिजन अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, वहां पे ब्लीडिंग होता है और पॉइजन जो भी है वो वॉश आउट होना स्टार्ट होता है वहां से। या वी आर वॉशिंग आउट विद सलाइन वाटर, विद नॉर्मल सेफ ड्रिंकिंग वाटर, उससे हम लोग वॉश करते हैं, दैट वी कॉल। और यहाँ पे अगर सपोज ओरल रूट से पॉइजन कंज्यूम कर लिया गया, अगर स्टमक में पॉइजन एंटर हो गया है, तो थोड़ा एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत पार्ट अनएब्जॉर्ब होगा। अगर सपोज इमीडिएटली हमको मालूम पड़ गया है कि पॉइजनिंग एंटर हो गया या पॉइजन ओरल रूट से अंदर बॉडी के अंदर गया है, तो हमारा ये काम बनता है रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्बेबल पॉइजन फ्रॉम बॉडी। तो ये सिंपल मेथड होता है। ओरल रूट से अगर है तो वोमिटिंग इंड्यूस किया जाता है, और वोमिटिंग इंड्यूस करके जो भी पॉइजन है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। वोमिटिंग अगर हो गया तो इन दैट केस क्या होता है
कि जो ये नेचुरली बॉडी का भी मैकेनिज्म होता है कि वॉमिटिंग इंड्यूस हो जाएगा जब कोई ऐसी चीज, अनवांटेड चीज अगर हम लोग कंज्यूम कर ले तो वहां पे वॉमिटिंग इंड्यूस होती है। वॉमिटिंग इंड्यूस होगी जिसकी वजह से जो भी थ्रू द वॉमिटर्स ऑल द कंटेंट विल गेट थ्रोन आउट फ्रॉम आवर बॉडी सो दैट विल नॉट गेट एब्जॉर्ब फॉर फर्दर पॉइजनिंग। एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो बाहर निकल जाएगा। नहीं निकला है तो हम लोग उसको वॉमिटिंग इंड्यूस करके बाहर निकाल देंगे। दैट इज रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्बेबल पॉइजन। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीडोट्स। एंटीडोट्स मतलब स्पेसिफिक एंटीडोट्स स्पेसिफिक पॉइजन के लिए होता है। एंटीडोट्स आर द सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइजेस द पॉइजन। एंटीडोट्स आर द सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइजेस द पॉइजन। पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने वाले सब्सटेंसेस को टर्म होता है एंटीडोट्स, दैट वी कॉल एंटीडोट्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीडोट्स वी विल डू, जैसे कि इन केस ऑफ स्नेक बाइट है तो पर्टिकुलरली एंटीवेनम दिया जाता है, एंटीवेनम दिया जाता है। वी हैव अ यूनिवर्सल एंटीडोट्स आल्सो। अगर हमको पता नहीं है कि स्पेसिफिक पॉइजनिंग किसकी वजह से हुआ है तो वी कैन नॉट यूज द स्पेसिफिक एंटीडोट्स, विल यूज द जनरल एंटीडोट्स। हम लोग क्या करेंगे, जनरल एंटीडोट्स यूज करेंगे। वो आगे हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग स्टेप्स को रिवाइज कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीडोट्स। नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ द पॉइजन बाय एक्सक्रीशन। अगर सपोज अनएब्जॉर्बेबल पॉइजन है तो हम लोग उसको रिमूव कर रहे हैं। अनएब्जॉर्बेबल पॉइजन है तो उसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं बाय इंड्यूसिंग द वॉमिटिंग एंड ऑल। अगर पॉइजन एब्जॉर्ब हो गया बॉडी के अंदर तो वॉमिटिंग से थोड़ी ना निकलेगा वो। तो उसके लिए क्या करना होता है, वी हैव टू एलिमिनेट द पॉइजन बाय एक्सक्रीशन, मतलब उसका एक्सक्रीशन बढ़ाया जाएगा, जैसे कि यूरिनरी रूट से या बाय लंग्स, बाय स्वेट, बाय स्वेटिंग, बाय फीकल मैटर। ये सारे रूट से जो भी है उसका जो भी पॉइजन जो एब्जॉर्ब हो गया है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। दैट वी कॉल एलिमिनेशन ऑफ पॉइजन बाय एक्सक्रीशन, थर्ड स्टेप। नेक्स्ट, सिम्टम्स या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ये भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट, अभी हम लोग एक वन बाय वन देख रहे हैं। रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्बेबल पॉइजन फ्रॉम द बॉडी, तो ये किया जाता है बाय न्यूट्रलाइजिंग द केमिकल। जैसे कि न्यूट्रलाइजिंग द केमिकल में क्या एग्जांपल रहेगा, जैसे मैंने बोला था क्या, इफ देयर इज से बर्न वगैरह है, एसिड बर्न, क्योंकि आगे वो पॉइजनिंग करने वाले हैं तो हम लोग उसको वॉश करते हैं। ठीक है, वॉश करते हैं, वॉशिंग कर रहे हैं मतलब उसको न्यूट्रलाइज भी कर रहे हैं। वहां पे एसिड हो या अल्कली है उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, पॉइजनिंग विल बी लेसर, पॉइजनिंग विल बी लेसर। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन ऑफ केमिकल मतलब ये उसका मीनिंग रहेगा कि जहां पे सपोज पॉइजन है उसको अगर हम लोग वॉश कर रहे हैं तो भी न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट, एमिटिक्स, मतलब जो वोमिटिंग इंड्यूस करना है तो इसके लिए लाइक मस्टर्ड पाउडर है या 2 tablespoonful ऑफ द कॉमन सॉल्ट इन अ ग्लास ऑफ वाटर कैन बी गिवन टू इंड्यूस द वॉमिटिंग। ठीक है, वॉमिटिंग अगर इंड्यूस करना है नॉर्मली हाउस होल्ड पर्पज के लिए जो मस्टर्ड होते हैं, मस्टर्ड, ब्लैक मस्टर्ड, ठीक है, तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं। उसका पाउडर अगर हमने दिया ग्लास ऑफ वाटर में तो वॉमिटिंग इंड्यूस हो जाएंगे। ये सिंपल वे, टेबल सॉल्ट तो सभी के घर में होता है। ठीक है, अगर ओरल रूट से गलती से किसी ने कुछ पॉइजनिंग इसको हो गया है, इन दैट केस वी कैन गिव द ग्लास ऑफ वाटर व्हिच हैज अ 2 tablespoonful कॉमन सॉल्ट, नमक जो होता है घर में। ठीक है, तो वो बड़े से 2 चम्मच होते हैं, वो डाल करके एक ग्लास ऑफ वाटर में दे दिया, हाइपर या बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ दी सॉल्ट वी कॉल, तो इन दैट केस वोमिटिंग इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वोमिटिंग इंड्यूस होने की वजह से जो पॉइजन अगर ओरल रूट से एंटर हुआ है तो वो निकल जाएगा बॉडी से बाहर। दैट वी कॉल रिमूवल ऑफ पॉइजन बाय रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्बेबल पॉइजन। अगर सपोज फॉर एग्जांपल गैसेस या इनहेलेशन रूट से अगर पॉइजनिंग हुआ है, पॉइजन एंटर किया है बाय इनहेलेशन रूट, तो वी हैव टू गो इन अ फ्रेश एयर। ये ऑक्सीजन दिया जाएगा या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? ओरल रूट से अगर पॉइजनिंग हुआ है तो हम उसको वोमिटिंग इंड्यूस करके उसको रिमूव कर सकते हैं अनएब्जॉर्बेबल पॉइजन। लेकिन अगर सपोज इनहेलेशनल रूट से अगर पॉइजनिंग हुआ है तो वोमिटिंग इंड्यूस करके कुछ फायदा है नहीं। इन दैट केस वी हैव टू शिफ्ट द कॉजलिटी टू द फ्रेश एयर, ताकि उसको फ्रेश एयर मिले, ऑक्सीजन मिले, ऑक्सीजन दिया जाएगा। या आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, अगर वो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा है तो उसको एयर ब्लो करके ऑक्सीजन दिया जाएगा। दैट वी कॉल अ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कैसे होता है वो भी हम लोग आगे देखने वाले हैं, बट इट कैन बी गिवन। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीडोट, सेकंड स्टेप। एंटीडोट मैंने आपको बताया कि एंटीडोट्स क्या होते हैं, ये होते हैं सब्सटेंसेस व्हिच कैन न्यूट्रलाइज द पॉइजन। तो यूनिवर्सल एंटीडोट्स, अभी ये यूनिवर्सल एंटीडोट या इसको बोला जाएगा जनरल एंटीडोट्स। ठीक है, यूनिवर्सल एंटीडोट्स या जनरल एंटीडोट्स गिवन इन केस ऑफ नेचर ऑफ पॉइजन इज अननोन।
अगर हमको पता नहीं कि कौन से पर्टिकुलर पॉइजन से या कौन क्या पॉइजन कंज्यूम कर लिया गया है, इन दैट केस वी कैन गिव द जनरल एंटीडोट, जो कि सारे सारे पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर सकता है इन जनरल, वी कॉल यूनिवर्सल एंटीडोट। जैसे हम लोग बोलते हैं वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट which able to solubilize each and every substance from the universe, universal solvent, वैसे ये एंटीडोट्स है, that we call universal antidotes, जिसको बोला जाएगा जनरल एंटीडोट्स आल्सो। तो that can be given to neutralize the poison, any type of poison। अभी ठीक है, अभी ये जो यूनिवर्सल एंटीडोट्स होता है, इसके कंटेंट्स क्या रहेंगे, इसका जो कंपोजिशन है वो क्या रहेगा? तो यूनिवर्सल एंटीडोट कंसिस्ट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड एंड एक्टिवेटेड चारकोल, ये तीन चीजें उसके अंदर रहेगी। यूनिवर्सल एंटीडोट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल एंटीडोट्स में क्या क्या चीजें होती हैं? देयर विल बी 3 थिंग्स इंक्लूडेड इन दिस यूनिवर्सल एंटीडोट्स। कौन कौन सी 3 चीजें? मैग्नीशियम ऑक्साइड, टैनिक एसिड एंड एक्टिवेटेड चारकोल, ये होता है कंपोजिशन ऑफ द यूनिवर्सल एंटीडोट। नाउ व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ दिस यूनिवर्सल एंटीडोट्स? यूनिवर्सल एंटीडोट में इसका प्रोपोर्शन क्या क्या रहेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना रहेगा, टैनिक एसिड कितना रहेगा, एक्टिवेटेड चारकोल कितना रहेगा? सो इट विल बी इन अ प्रोपोर्शन ऑफ 1:2:2। कौन से प्रोपोर्शन में रहेगा? 1:2:2। इतने प्रोपोर्शन में वो एंटीडोट रहेगा, मतलब 1 पार्ट जो रहेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का रहेगा, 2 पार्ट ऑफ टैनिक एसिड एंड 2 पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। इस हिसाब से ये प्रोपोर्शन के हिसाब से बनाया जाएगा, दैट वी कॉल अ यूनिवर्सल एंटीडोट और जनरल एंटीडोट व्हिच एबल टू न्यूट्रलाइज एनी टाइप ऑफ पॉइजनिंग। नेक्स्ट, थर्ड स्टेप वी कॉल एलिमिनेशन ऑफ पॉइजन बाय एक्सक्रीशन रूट। तो जैसे जो एब्जॉर्ब हो चुका है पॉइजन, उसको रिमूव कैसे किया जाए? जैसे कि नॉर्मली ड्रग्स के केस में होता है, जो मेडिसिन होते हैं which able to which have to be eliminated because that may cause will get reabsorbed immediately and that have to be eliminated by poison by excretion route। ये जो थर्ड मेथड है वो नॉर्मली ड्रग्स के लिए लिया जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल सैलिसिलेट्स या फिनोबार्बिटोन, स्लीपिंग पिल्स होते हैं। सैलिसिलेट्स आर द एनाल्जेसिक्स, पेन किलर्स, या फिनोबार्बिटोन अगर हम लोग बोले तो स्लीपिंग पिल्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, फिनोबार्बिटोन। तो अगर इसकी वजह से पॉइजनिंग हुआ है, so we can excrete out by making a urine alkaline by giving an injection of sodium bicarbonate। समझ में आ रहा है? अगर ये ड्रग्स, मतलब हम लोग बात करें एनाल्जेसिक्स की जो कि पेन किलर है, एंड फिनोबार्बिटोन इज अ स्लीपिंग पिल्स या स्लीप इंड्यूसिंग या हिप्नोटिक्स या सिडेटिव्स हैं, तो इससे अगर पॉइजनिंग हुआ है तो उसको एलिमिनेट कैसे किया जाए? ओवरडोजिंग की वजह से हो सकता है, एक्सेसिव डोजिंग, ओवरडोजिंग की वजह से पॉइजनिंग हो सकता है बाय दीज एनाल्जेसिक्स एज वेल एज बाय दी स्लीपिंग पिल्स। तो इसको कैसे एलिमिनेट किया जाएगा? कैसे एलिमिनेट किया जाएगा? बाय मेकिंग अ यूरिन अल्कलाइन। अगर हमने यूरिन को अल्कलाइन बना दिया गया तो क्या होगा कि वो यूरिन से जल्दी ये एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे बाय यूरिनरी रूट। और यूरिन को अल्कलाइन कैसे बनाया जाए? बाय गिविंग एन इंजेक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ये अल्कलाइटिंग एजेंट है, अगर हमने इसके इंजेक्शन दिए तो यूरिन अल्कलाइन हो जाएगा और ये ड्रग्स वाला जो पॉइजनिंग है वो निकल जाएगा। अभी ऐसे क्यों हो रहा है? Why we have to make the urine pH alkaline in order to excrete out these drugs, salicylates and phenobarbital, that we call painkillers and sleeping pills। तो इसका रीजन ये है that these drugs are acidic in nature। ये जो ड्रग्स हैं, अगर हम लोग सैलिसिलेट की बात करते हैं या सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव रहेंगे, फिनोबार्बिटोन जो कि फिनोबार्बिचुरिक एसिड डेरिवेटिव रहेंगे, मतलब बेसिकली दीज आर एसिडिक ड्रग्स। और अगर एसिडिक ड्रग्स है तो बेसिक यूरिन में या अल्कलाइन यूरिन में वो जल्दी से वॉश आउट हो जाते हैं। समझ में आया? इसके लिए हम लोग यूरिन का पीएच क्या कर रहे हैं? अल्कलाइन कर रहे हैं। अभी वाइस वर्सा, इसी के अपोजिट, अगर सपोज फॉर एग्जांपल पॉइजनिंग हुआ है ड्यू टू द बेसिक ड्रग्स और अल्कलाइन ड्रग, जैसे कि एम्फेटामाइन है, क्विनिन है, क्विनिडीन है, ये अल्कलाइन ड्रग्स हैं। ये कौन से यूरिन के पीएच पे एक्सक्रीट आउट होंगे? एसिडिक यूरिन के पीएच पे एक्सक्रीट आउट होंगे। जैसे कि एसिडिक ड्रग है तो बेसिक या अल्कलाइन यूरिन के पीएच में निकल जाएंगे, और अगर बेसिक ड्रग की वजह से पॉइजनिंग हुआ है तो एसिडिक यूरिन में वो निकल जाएंगे। तो इन दैट केस वी हैव टू मेक द यूरिन एसिडिक और पीएच ऑफ यूरिन इन एसिडिक रेंज बाय यूजिंग एन अमोनियम क्लोराइड, आर्जिनिन और लाइसिन। ये अमीनो एसिड के इंजेक्शंस हम लोग दे सकते हैं, लाइक आर्जिनिन है, ये लाइसिन है या अमोनियम क्लोराइड है। ये एसिडिफाइंग एजेंट्स होते हैं, अमोनियम क्लोराइड, आर्जिनिन, लाइसिन, ये एसिडिफाइंग रिएजेंट्स होते हैं। अगर हमने ये मेडिकेशन अगर साइमल्टेनियसली जब बेसिक ड्रग की वजह से पॉइजनिंग हुआ है तो उस केस में अगर हमने उसको एडमिनिस्ट्रेट किया ये वाले ड्रग्स को, तो होता है कि यूरिन का पीएच
एसिडिक हो जाएगा, और यूरिन का पीएच अगर एसिडिक हो जाए तो बेसिक ड्रग्स की वजह से जो पॉइजनिंग हुआ है वो वॉश आउट हो जाता है. दैट वी कॉल एलिमिनेशन ऑफ पॉइजन बाय एक्सक्रीशन. एलिमिनेशन ऑफ पॉइजन बाय एक्सक्रीशन मतलब पॉइजन को हम लोग रिमूव कर रहे हैं बॉडी से. डायूरेटिक्स भी दिए जाते हैं. डायूरेटिक्स आर द ड्रग्स व्हिच इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ यूरिन. यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे जिसकी वजह से ज्यादा ड्रग जल्दी से फ्लश आउट हो जाएगा, बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा बाय गिविंग द ड्रग डायूरेटिक्स. नेक्स्ट, 30 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट कैन बी गिवन इन अ वाटर टू एनहांस द ड्रग एक्सक्रीशन ऑफ पॉइजन बाय स्टूल या फीकल मैटर. अगर सपोज ओरल रूट से कोई ड्रग ले लिया गया है, हो सकता है कि वो अभी तक एब्जॉर्ब ना हुआ है, तो इन दैट केस वी कैन गिव द सोडियम सल्फेट. अभी सोडियम सल्फेट जो है वो बल्क बढ़ाता है और ये लैक्सेटिव का काम करेगा, जो कि ड्रग का जो भी है फीकल मैटर के साथ फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट इट विल गेट एक्सक्रीट आउट. फीकल मैटर हम लोग अभी जो हमने प्रीवियस दो जो एग्जांपल देखे हैं डायूरेटिक तक, तो वो सब थे हम लोग यूरिन से ड्रग को एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं. नॉट नेसेसरी कि यूरिन से, दैट डिपेंड्स, सुटेबल जो भी रहेगा उसके हिसाब से हम लोग एक्सक्रीट आउट करेंगे. लाइक इन सेम वे ड्रग जो अनएब्जॉर्ब है ओरल रूट से जो एडमिनिस्ट्रेट किए गए थे उसको हम लोग फीकल मैटर वाला जो रूट है, फीकल रूट बाय स्टूल्स, वी कैन रिमूव दैट वन आल्सो. तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा? सोडियम सल्फेट वाटर के साथ. तो वो क्या करेगा, जो भी पॉइजन है वो स्टूल के साथ उसको बाहर निकाल देगा बॉडी से, या फीकल मैटर के साथ बाहर निकाल देगा, एक्सक्रीट आउट दिस ऑल दिस मैटर विद द फीकल मैटर. ये हो गया थर्ड स्टेप, एलिमिनेशन ऑफ पॉइजन बाय एक्सक्रीशन रूट. नेक्स्ट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कैन बी गिवन, जैसे जो सिम्टम्स रहेंगे उसके हिसाब से दिया जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल जनरल मेजर्स आर लाइक गिवन लाइक हार्ट बीट एब्सेंट है तो सीपीआर दिया जाएगा. हार्ट काम नहीं कर रहा है तो कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन कैन बी गिवन, दैट वी कॉल आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या आर्टिफिशियल ब्रीदिंग. नेक्स्ट, पल्मोनरी रिसस्किटेशन कैन बी गिवन, दैट वी कॉल पल्मोनरी, या वो एक ही बात होती है. इन केस ऑफ रेस्पिरेशन इज डिप्रेस, पल्मोनरी रिसस्किटेशन मतलब एयर ब्लॉक किया जाएगा. कार्डियक रिसस्किटेशन मतलब के कार्डियक मसाज की जाएगी, या हार्ट जो अगर स्टॉप हो गया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, तो वी आर गिविंग एन आर्टिफिशियल कॉन्ट्रैक्शन टू द हार्ट सो दैट हार्ट विल गेट पंप एंड द ब्लड फ्लो विल गेट मेंटेन एंड द पॉइजन विल गेट एक्सक्रीट आउट. ये हो गया सिम्टम. ये डिपेंड करता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वी कॉल. ये स्पेसिफिक नहीं रहेगा, सिम्टोमेटिक रहेगा. अगर ये चीजें जरूरी है तो करेंगे, जरूरत है तब करेंगे, लेकिन उसके पहले वाली चीजें जो है वो तो नॉर्मल स्टेप्स ही होते हैं in order to excrete out these all poison from the body. Next जो होता है हार्ट डिसीजेस. हार्ट डिसीजेस में जो है हम लोग देखेंगे, हार्ट डिसीजेस में मतलब अभी जो हमने आज हमने देखा है दो इमरजेंसी सिचुएशन. बर्न, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर बर्न, बर्न ड्यू टू द केमिकल और ड्राई हीट, बर्न ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट हमने देखा पॉइजनिंग. पॉइजनिंग फिर उसके टाइप्स क्या है, रूट्स क्या है, एज वेल एज व्हाट इज द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, स्टेप्स क्या है उसमें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने के. एलिमिनेशन ऑफ द पॉइजन, अनएब्जॉर्बेबल पॉइजन, रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्बेबल पॉइजन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीडोट्स, एलिमिनेशन ऑफ द अब्जॉर्ब्ड पॉइजन बाय दिस एक्सक्रीटरी रूट. उसके बाद में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. ये सब अपने पॉइजनिंग के फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के स्टेप्स देखे. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट इमरजेंसी सिचुएशन दैट वी कॉल हार्ट डिसीजेस. हार्ट डिसीजेस, तो हार्ट डिसीजेस में क्या क्या रहेगा? हार्ट अटैक, वी कॉल एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. इसकी जो एनिमेशंस हैं मैं आपको शेयर करता हूं. बर्न वाला भी मुझे एक शेयर करना है एनिमेशन, वो आपको मैं मूडल में शेयर कर देता हूं. इसका भी एनिमेशन आई विल गोइंग टू शेयर. दी हार्ट डिसीज मतलब कि हार्ट अटैक कैसे होता है, व्हाट द रीजन. तो ये हम लोग एनिमेशन के फॉर्म में आप देख लो. जैसे यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं. हार्ट अटैक मतलब कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन व्हिच ऑकर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इनटू द ब्लड वेसल्स and patient feels severe pain in case of chest radiating toward the left arm and the back, and there is a restlessness, profuse perspiration मतलब कि sweating होगा, breathing difficulty होगी. ये सारे symptoms रहेंगे हार्ट अटैक के. समझ आ रहे हैं? हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? that is due to the accumulation of the cholesterol into the blood vessels. as you can see into the image, ब्लड वेसल्स का भी इमेज दिया गया है. और ये जो येलो प्लग जो आपको दिख रहा है, इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल जो है धीरे धीरे डिपॉजिट होता जाएगा इनटू द ब्लड वेसल्स, और एक स्टेज आएगा जहां पे वो कंप्लीट ब्लॉकेज कर देगा ब्लड वेसल्स का. ब्लड वेसल्स में भी आर्टरी और वेन, ठीक है. और अगर यही ब्लड वेसल्स अगर हार्ट के केस में है, ये वी कॉल देयर इज अ टाइनी सर्कुलेशन. अगर हम लोग इमेज में देख रहे हो तो एक टाइनी या माइन्यूट सर्कुलेशन होता है जो कि ब्लड सर्कुलेशन, द पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन विच प्रोवाइड द ब्लड टू द हार्ट, ठीक है. और अगर सपोज
heart is a continuous pumping organ which will provide the blood to all over the body part. हार्ट जो है वो कंटिन्यूस पंपिंग ऑर्गन है, मेजर पंपिंग ऑर्गन है, वो कंटिन्यूसली पंप 24/7 वो काम करता है, और अगर वो पंप करता है तभी जाकर के ब्लड जो है पूरा पूरा बॉडी में सप्लाई होगा. अगर हार्ट काम करना बंद कर दे, हार्ट काम करना बंद कर दे, तो डेफिनेटली देयर इज नो ब्लड सप्लाई ओवर द बॉडी, देयर मे बी अ डेथ, एंड दैट वी कॉल अ हार्ट अटैक. दैट वी कॉल अ हार्ट अटैक. अभी हार्ट काम करना बंद कैसे करेगा? बिकॉज एज आई टोल्ड दैट इट इज एन कंटिन्यूअस पंपिंग ऑर्गन, तो उसके लिए भी खुद को एनर्जी लगती है. हार्ट को भी तो एनर्जी लगेंगे ना, हार्ट को भी खुद को ब्लड सप्लाई लगेगा ना. दैट इज टू वर्क कंटिन्यूअसली. सो जो ब्लड सप्लाई करने वाले जो वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स या टाइनी सर्कुलेशन विच विल प्रोवाइड द ब्लड itself to the heart, we call a coronary circulation. We call coronary circulation. ठीक है, coronary circulation we call, and उसी को बोला जाएगा coronary arteries and coronary veins. पर्टिकुलरली इसमें से coronary artery जो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है. और अगर फॉर एग्जाम्पल पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं, उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होगा तो ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें बढ़ेंगी. लेकिन वही चीज जो प्लग फॉर्म होगा, या जो लाइक कोलेस्ट्रॉल वी कॉल या लिपिड वाले जो कंटेंट है, वो अगर ये पर्टिकुलरली ये वाले ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड सप्लाई करते टू द हार्ट, उसमें जाकर के ब्लॉक कर दे, ऑलरेडी ये जो कोरोनरी आर्टरीज या वेन्स होती है बहुत टाइनी या बहुत फाइन होती है, बहुत छोटी, बहुत माइन्यूट होती है, उसमें जाकर के अगर चोकिंग हो गया तो आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा. एज यू कैन सी इन द इमेज, अगर सपोज यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है, तो जो आपको ब्लूइश पार्ट दिख रहा है हार्ट का, वहां पे इरिगेशन नहीं हो रहा है, वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है. अल्टीमेटली ब्लड सप्लाई नहीं, तो उतना पार्ट हार्ट का डेड हो जाएगा, उतना पार्ट हार्ट का डेड हो जाएगा. और अगर वो पार्ट डेड हो गया, हार्ट का ये वाला पार्ट अगर डेड हो गया है, तो वो पंप नहीं कर पाएगा. अगर पंप नहीं कर पाएगा, दैट डिपेंड्स, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके पूरा हार्ट जो डेड हो गया, तो दैट केस देयर इज अ कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ हार्ट, वी कॉल अ हार्ट अटैक. वी कॉल अ हार्ट अटैक. और इसका जो सिम्टम्स रहेंगे, हार्ट अटैक आने वाला है या हार्ट अटैक हो रहा है, इसके क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे? देयर इज अ सीवियर पेन इन द चेस्ट और रेडिएटिंग टुवर्ड द लेफ्ट आर्म, जो है लेफ्ट आर्म की तरफ, वो मतलब लेफ्ट आर्म में भी थोड़ा थोड़ा पेन होता रहेगा टुवर्ड्स शोल्डर, दैट वी कॉल रेडिएटिंग टुवर्ड द लेफ्ट आर्म एंड द बैक. उसके बाद में रेस्टलेसनेस, उसको थोड़ा बेचैनी होगी. प्रोफ्यूज परस्पिरेशन, मतलब के स्वेटिंग होगा. एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में उसको थोड़ा प्रॉब्लम, सांस फूलने लगेगी या सांस लेने में प्रॉब्लम होगी. दैट मे ड्यू टू द हार्ट अटैक. मतलब ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं. एंड इफ ऑलरेडी द पर्सन हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ ब्लड प्रेशर एंड ऑल, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, इन दैट केस द पर्सन को हार्ट अटैक आएगा या हार्ट अटैक आ रहा है, ये सिम्टम्स से पता चलेगा. नाउ ट्रीटमेंट, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट रहेगा इन केस ऑफ जस्ट, अभी मतलब हमने जो देखा है, ये इमरजेंसी सिचुएशन देख रहे हैं अभी हम लोग, जो देख रहे हैं दैट इज द हार्ट अटैक. अभी नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर हार्ट अटैक. पहला तो स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, जिसको ऑलरेडी हिस्ट्री है कि जिसको ब्लड प्रेशर एंड ऑल थिंग्स है, और दोज which are at the risk of the heart attack, जिसको हार्ट अटैक आ सकता है, हाई बीपी वगैरह है, कोलेस्ट्रॉल या फैट कंटेंट ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, in that case that person should be advised for the strict bed rest. या इस तरह के सिम्टम्स अगर मिल रहे हैं, रेस्टलेसनेस, प्रोफ्यूज परस्पिरेशन, ब्रीदिंग डिफिकल्टी या चेस्ट पेन, तो हमने उसको एडवाइस करना है फॉर कंप्लीट बेड रेस्ट. देन सबलिंगुअल नाइट्रेट टैबलेट कैन बी गिवन. ये जो होता है, ये बाईपास रूट होता है. इमरजेंसी सिचुएशन में जब हार्ट अटैक आ जाए, तो इन दैट केस द सबलिंगुअल नाइट्रेट जो कि वैसोडाइलेटरी होता है, वो टंग के नीचे रखा जाएगा, और टंग के नीचे से वहां पे देयर इज अ नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स व्हिच विल एब्सॉर्ब द ड्रग एंड विल पुल आउट द ड्रग इनटू द सुपेरियर वेना केवा. विल पुल आउट द ड्रग इनटू द सुपेरियर वेना केवा. सुपेरियर वेना केवा से डायरेक्टली वो हार्ट में एंटर होगा, और वहां पर जाके विद इन 2 मिनट्स इट विल एंटर इनटू द हार्ट. इफ यू आर प्लेसिंग अ ड्रग बिलो द टंग, वी कॉल सबलिंगुअल रूट. ठीक है, सबलिंगुअल रूट. अगर हमने ओरली कोई टैबलेट लिया है इन केस ऑफ पर्टिकुलरली हार्ट अटैक, तो ओरल टैबलेट अगर लेने के बाद में स्टमक में जाएगा, डिजोल्व होगा, फिर एब्जॉर्ब होगा, फिर रीचेस इनटू द पोर्टल सर्कुलेशन, लीवर में जाएगा, लीवर से फिर वो मेन सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाकर के वेनस रिटर्न से वो हार्ट में जाकर रीच होगा. इट विल टेक्स अराउंड हाफ एन आवर एटलीस्ट फॉर कन्वेंशनल टैबलेट. तो हार्ट अटैक तो आधे घंटे में तो पेशेंट पूरा लैप्स हो जाएगा. So for this emergency route we have sublingual route. These are the soluble tablets which we are placing below the tongue, जो कि solubilize होकर के directly उसका content जो भी है, there is a tiny blood circulation or there in a below the tongue we call sublingual route. वहां से blood vessel से directly superior vena cava में pour होगा. Superior vena cava directly empty the drug into the heart.
सुपेरियर वेना केवा से डायरेक्टली हार्ट में जाएगा विद इन 2 to 3 मिनट्स। तो ये फास्टेस्ट रूट है और ये इमरजेंसी में हम लोग यूज कर सकते हैं। वी कैन गिव द नाइट्रेट टैबलेट, वी कॉल ए ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट टैबलेट और आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट टैबलेट। दीज आर द यूज इन अ particularly in case of emergency situation by sublingual route, मतलब we have to keep below the tongue. Next, losing a cloth, oxygen, ये ventilation उसको बढ़ाया जाएगा। Analgesics can be given in case of pain, जहां पे chest pain हो रहा है तो we can give the analgesics also, ठीक है, in order to relieve the pain. Lidocaine can be given again इन केस ऑफ अरिथमिया, मतलब ये लिडोकेन जो होता है ये अरिथमिया को, रिदमिक एक्टिविटी को कवर करता है, हार्ट बीट को नॉर्मल करता है, हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, वी कॉल लिडोकेन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। जब जैसे हार्ट अटैक होगा तो ओवरऑल पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो जो ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग ड्रग है वो भी दिए जाएंगे। ऑल दिस वी कैन गिव, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो टर्म है दैट इज द एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेल्योर, ठीक है। तो अभी हमने आज तीन इमरजेंसी सिचुएशन के ट्रीटमेंट देखे हैं। दैट फर्स्ट वन वाज अ बर्न, नेक्स्ट वन वाज पॉइजनिंग एंड दिस इज अ थर्ड वन वी कॉल अ हार्ट अटैक, ठीक है। तो इस तरह से तीन इमरजेंसी सिचुएशन के फर्स्ट एड ट्रीटमेंट अभी यहां पे हमने देखे हैं। नेक्स्ट जो है पार्ट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। Excuse me.